Hello everyone. At Mohit Edicom Private Limited, care of Mohit Agarwal Sir Classes, we believe that imparting quality education is not a process or a liability. It is actually a responsibility and duty. The organization has been mentoring students all across India for more than a decade. With commendable results, whether we talk about pass percentage or the number of ranks, Mohit Edicom Private Limited has always been at the top. अगर आप बात करें कि हम कैसे अलग हैं बाकी इंस्टीट्यूट एंड ऑर्गेनाइजेशन से, इसका एक सिंपल आंसर है कि सब्जेक्ट समझना उतना मुश्किल नहीं है। वो तो हम सब समझते हैं, चाहे हमारी बात करें या किसी और की बात करें। पर सब्जेक्ट के साथ साथ अगर आप प्रोफेशन को समझते हैं, रिक्वायरमेंट समझते हैं एंड देन अपने एकेडमिक लेक्चर्स को उससे क्लब करके बच्चों को बताते हैं, वो आपकी इफेक्टिव प्लानिंग का हिस्सा बन जाता है। And then the student can definitely carve out a better career and a better life. This I can say personally because I have been associated with the organization for around 10 years. First 4 years as a student and उसके बाद as a faculty. And मैंने सारे levels of CS examination में देखा है जो dedication and quality level Mr. मोहित अग्रवाल सर के थ्रू आती है, वो काफ़ी commendable है। and वही चीज़ वो हमें भी सिखाते हैं जो उनकी फैकल्टी टीम का हिस्सा है। तो चाहे आप CSEET की बात करें, एग्जीक्यूटिव की बात करें या प्रोफेशनल लेवल की बात करें, द डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क रिमेन्स द सेम। और ये मेरे कहने की ज़रूरत है भी नहीं, हमारे रिजल्ट्स बताते हैं। और जितने स्टूडेंट्स आज कहीं ना कहीं प्लेस्ड हैं, हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनको हमने गाइड एंड असिस्ट किया है, जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स ने मेहनत करी है, ये उनके डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क का फल है। हमने तो बस एज अ गाइड उनको उनके डायरेक्शन की तरफ बढ़ाया है। तो वो आपको बताएंगे इफेक्टिव प्लानिंग क्या होती है, डेडिकेशन क्या होता है एंड कैसे अपने टारगेट की तरफ पहुंचते हैं, जो मोहित एडिकॉम प्राइवेट लिमिटेड में बताया जाता है। मोहित एडिकॉम प्राइवेट लिमिटेड के बारे में अगर मैं बात करना शुरू करूं तो वो खत्म ही नहीं होगा। तो उसके बारे में फिलहाल के लिए अपने बंद करते हैं। पर अब आज है फर्स्ट क्लास CSEET के करंट अफेयर्स का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स for the starting of their journey of CS. Always remember, dedication is important and hard work as well. But the first thing which is very much important is that कि आप पहुंचना कहाँ चाहते हैं, वो जोश आप में होना चाहिए। वो जोश जब तक आप में बना रहेगा, वो टारगेट दूर नहीं और डिफिकल्टी नहीं आएगी। So, till then, take care, all the best and happy learning. A very warm welcome to the future company secretaries in the first class of CSEET's current affairs, and congratulations at the same time because you have opted for a career which is not only lucrative but prestigious as well. My name is Mohit Shah and I'm a fellow member of the Institute of Company Secretaries of India. Apart from being associated with academics, I'm also a corporate trainer and recruiter with many listed companies and reputed firms. And I'll be your mentor and guide for the journey of current affairs and Viva portion of 50 marks of CSEET. So let's get started. करंट अफेयर्स का नाम सुनते ही मेरे जितने दोस्त हैं उनमें कई सारे दोस्तों को दिक्कत होने लगी होगी। उन्हें ऐसा लगने लगा होगा कि सर आज तक तो मैंने न्यूज़पेपर ठीक से पढ़ा ही नहीं है, जीके की तरफ ध्यान दिया नहीं है। अब अचानक से CSEET के एग्जाम में करंट अफेयर्स को मैं हैंडल करूंगा तो करूंगा कैसे? क्या ये मुझसे हो पाएगा? और करंट अफेयर्स का नाम हम जब भी सुनते हैं हमको अपना स्कूल का टाइम याद आता है, जब स्कूल में क्विज कंपटीशन होता था, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते थे और हमें एक भी आंसर नहीं आता था। और हमें तब लगने लगा था कि सर करंट अफेयर्स तो शायद मेरे से नहीं होने वाला। एंड ऊपर से इसी पार्ट में एक वाइवा पोर्शन भी है जहां पर कम्युनिकेशन स्किल टेस्ट होगा, लिसनिंग स्किल्स टेस्ट होंगे, वीडियो दिखाया जाएगा। सर इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज कैसे होगा? तो मैं आपको बताना चाहूंगा आज के इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में आने वाले 1 घंटे में आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलने वाला है।
and by the end of this video you will be very confident regarding the portion of current affairs as well. So जो भी टिप्स हम आपके साथ शेयर करेंगे आज इस वीडियो में वो आपको CSEET के बाकी सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करेगा एंड एट द सेम टाइम आपको एक क्लैरिटी देगा कि आपकी CS की जर्नी में आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है. सो अगर अभी आपका ध्यान फोन पे है या कहीं और डाइवर्टेड है तो उसे साइड कर दें, बिकॉज आने वाले 70 मिनट आपसे कोई नहीं छीन सकता. तो चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक के साथ. जो पहला चीज हमारे दिमाग में आता है कि सर आप पहले ये बताओ इफेक्टिव प्रिपरेशन क्या होगा जब हम करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे. आप सर वहां से स्टार्ट करिए. तो चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं कि इफेक्टिव प्रिपरेशन क्या होगा. जो टिप मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इफेक्टिव प्रिपरेशन के बारे में, ध्यान दीजिएगा ये चीज सेम टू सेम विल बी एप्लीकेबल ऑन योर अदर सब्जेक्ट्स एज वेल. सो गौर से सुनिएगा एंड जरूरत पड़ने पर नोटिंग भी आप कर सकते हैं. जो पहली चीज आपको ध्यान देनी है, बीइंग अ CS एस्पिरेंट, ICSI.edu सारे स्टूडेंट जानते हैं, जो नहीं जानते वो जान लें. आपको रेगुलर टच में रहना पड़ेगा ICSI.edu के साथ, चाहे वो CSEET हो, एग्जीक्यूटिव हो, प्रोफेशनल हो. जब तक आप स्टूडेंट हैं और आपको डेली अपडेट्स का रिक्वायरमेंट है अपने करिकुलम के बारे में, अपने एग्जाम पैटर्न के बारे में, अपने पूरा ओवरऑल व्यू के बारे में, आपको वेबसाइट के साथ जुड़ा रहना पड़ेगा. बिकॉज जो भी अपडेट आता है, जो भी इंफॉर्मेशन आती है रिगार्डिंग योर सिलेबस, रिगार्डिंग योर कोर्स, रिगार्डिंग ट्रेनिंग, एवरीथिंग, वो आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगा. तो CSEET के अंडर भी एक सेक्शन बना हुआ है इस वेबसाइट पे, आप सबने देखा होगा. तो उसको रेगुलर देखते रहिएगा, बिकॉज वहां पे इंस्टीट्यूट टाइम पे मटीरियल्स, डॉक्यूमेंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स भी शेयर करता है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा. सो इफेक्टिव प्रिपरेशन में पहला पॉइंट कहता है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के साथ जुड़िए. पॉइंट नंबर 2, ICSI मॉड्यूल. व्हाट इज ICSI मॉड्यूल? जिन बच्चों को मॉड्यूल कोई हाईफाई वर्ड लगता है उन्हें बताना चाहूंगा, यानी वो मटेरियल जिससे आप पढ़ेंगे अपने एग्जाम के लिए. जाहिर सी बात है CSEET के सेक्शन में भी इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिटी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पे मटेरियल को अपलोड किया है. और ICSI मॉड्यूल, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो लॉ वाला पार्ट हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग हो, जो भी मटेरियल इंस्टीट्यूट ने शेयर किया है अपनी वेबसाइट पे, वो एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है. और ये गुरु मंत्र आप याद रखिएगा. आज CSEET में भी अप्लाई करना है, कल जब आप एग्जीक्यूटिव में जाएंगे वहां भी ये चीज होगा, और फाइनल लेवल पे भी होगा. इंस्टीट्यूट अपना मॉड्यूल को बहुत इंपॉर्टेंस देता है. तो जब भी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, हमेशा प्रिपरेशन का बेस होगा इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल. इंस्टीट्यूट का किताब क्यों? बिकॉज इंस्टीट्यूट का किताब आपको एग्जैक्ट सिलेबस बताता है, एंड जाहिर सी बात है जो इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पेपर बना रहा है वो अपने किताब को वेटेज तो देगा ही देगा. सो अगर आपको किसी फ्रेंड को लगता है कि इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल रेलेवेंट नहीं है, हम किसी A, B या C या X टीचर का पढ़ेंगे उससे काम बन जाएगा, तो वो चीज थोड़ा अवॉइड करें. डेफिनेटली उस टीचर का आप किताब पढ़ सकते हैं, पर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी. ये गुरु मंत्र आप याद रखिएगा अपने सारे लेवल्स ऑफ CS जर्नी के. और अपने लेक्चर में भी करंट अफेयर्स के हमारा पूरा बेस होगा इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के बेसिस पे ही. हम पहले उसको कवर करेंगे ताकि जो डिफाइंड सिलेबस है, डिफाइंड पोर्शन है इंस्टीट्यूट के द्वारा, हम पहले उसे कवर करें. जैसे एग्जाम में आप लोग बोलते थे ना स्कूल लेवल में, अरे भाई पहले सिलेबस कवर करो, जो क्लास में मैडम कराई है वो कवर करो, उसके बाद एक्स्ट्रा पढ़ना. यहां पे भी अपने वही पॉलिसी अप्लाई करने वाले हैं. तो द मोमेंट वी आर डन विद द ICSI मॉड्यूल, यानी एग्जैक्ट सिलेबस, पूरा पोर्शन जो इंस्टीट्यूट ने दिया है, और इंस्टीट्यूट ही क्वेश्चन पेपर बनाएगा, अगर वो कवर हो जाता है तो टेंशन वाली बात तो मोर देन 50% वहीं खत्म हो जाती है. तो मैंने क्या बताया, हमारे लेक्चर्स के दौरान हम लोग पूरा इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल लाइन बाय लाइन स्कैन करेंगे, एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे एंड लर्न करेंगे. सो घर में एक्स्ट्रा करने का कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा. मॉक टेस्ट क्वेश्चन, यहां मैं आपको बताना चाहूंगा आपके इंस्टीट्यूट के ICSI मॉड्यूल यानी में कुछ पीछे के तरफ MCQ क्वेश्चंस दिए हुए हैं.
और जो बच्चे इंस्टीट्यूट का वेबसाइट टाइम टाइम पे चेक करते हैं, ये उनके लिए भी है। इंस्टीट्यूट ने मॉक टेस्ट क्वेश्चन वहां भी डाला है। सो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए वो सारे मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको उन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस तो जरूर करना चाहिए। आईसीएसआई बुलेटिन, ऑफलेट सीएसडब्ल्यूटी एग्जाम इंट्रोड्यूस होने के बाद इंस्टीट्यूट ने एक बुलेटिन निकालना शुरू किया है मंथली वाइज। अप्रैल मई का निकल चुका है, आई थिंक जून का भी प्रोसेस में होगा। ये बुलेटिन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। गौर से सुनिएगा, अभी रिएक्शन देने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोलने वाला हूं जो आप सुनने के बाद आपको बहुत खुशी होने वाली है, राइट? तो अभी गौर से सुनिए जो मैं आपको बता रहा हूं। आईसीएसआई बुलेटिन में भी काफी मटेरियल दिए जा रहे हैं जो कि सीएसडब्ल्यूटी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो आपको यह भी करना जरूरी है। सीएसडब्ल्यूटी सेक्शन के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। एकेडमिक कॉर्नर एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल लेवल के लिए है, अभी के लिए आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो सीएसडब्ल्यूटी का जो कैटेगरी बनाया गया है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे, वहां पे आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आईसीएसआई मॉड्यूल, मॉक टेस्ट क्वेश्चन, आईसीएसआई बुलेटिन, ये आपको सीएसडब्ल्यूटी के सेक्शन में ही मिलेंगे। तो सवाल ये उठता है, सर ये जो आपने हमको बताया, वेबसाइट देखते रहो, आईसीएसआई मॉड्यूल विल बी इंपॉर्टेंट, मॉक टेस्ट क्वेश्चन, आईसीएसआई बुलेटिन, ये हमको खुद खोजना पड़ेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। द मोमेंट आपने हमारे साथ अपने आप को जोड़ लिया करंट अफेयर्स की क्लासेस के लिए, आपका ये हेडेक पूरी तरह खत्म। ये हेडेक अब मोहित शाह का है कि वो आपको इन सारी चीजों को कंपाइल करके प्रोवाइड करे ताकि आप उसको पढ़ पाएं। आपका पूरा ध्यान आपकी पढ़ाई पे होना चाहिए, बाकी रिसर्च वर्क, एनालिसिस मेरा होगा। यानी सब कुछ कंपाइल करके टाइम टाइम पे हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो मैंने क्या बताया, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं और ये सारी चीजें हमारे लेक्चर्स में इनकॉर्पोरेटेड रहेंगी। तो आपको अलग से कुछ भी एफर्ट देने का रिक्वायरमेंट नहीं है, अलग से कोई मटेरियल अरेंज करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। हम जो आपको प्रोवाइड करेंगे आप उसे ही पहले कंप्लीट करिए एंड दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। इज दैट क्लियर? एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मेरा निश एरिया है एमसीक्यू मैट बनाना, चाहे वो एग्जीक्यूटिव का एफएम का मैट हो, एसएम का मैट हो, मेरा सीएसडब्ल्यूटी का मैट भी जो हमने बनाया है ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग द इंस्टीट्यूट मॉड्यूल लाइन बाय लाइन, यानी क्लास में लेक्चर्स के दौरान हम लोग जो पोर्शन कवर करेंगे वी विल मेक श्योर वो याद हो जाए, ताकि वीडियो खत्म होने के बाद आप घर में वापस से मॉड्यूल से उस चीज को याद ना करें, आप बस रिवाइज करेंगे। एंड उस रिवीजन को प्रैक्टिस करने के लिए मैंने अपना एमसीक्यू मॉड्यूल बनाया है जो आपको प्रोवाइड किया गया है, राइट, लेक्चर्स के साथ। तो उससे आप प्रैक्टिस कर पाएंगे एंटायर सिलेबस, ताकि आप चेक कर पाएं आप कितने पानी में हैं। तो यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि सर वीडियो लेक्चर्स के दौरान हम लोग एंटायर सिलेबस कवर करेंगे, हम लोग आईसीएसआई मॉड्यूल पूरा कवर करेंगे एंड एमसीक्यू मटेरियल के हेल्प से हम लोग प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आने लगा होगा कि करंट अफेयर्स की क्लासेस में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर्स की पहली क्लास के साथ, और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 लीगल एंड अदर अफेयर्स। यहां पे मैं प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करूंगा, पर मैं आपको बता दूं प्रेजेंटेशन में जो भी कंटेंट रहेगा वो आपके आईसीएसआई मॉड्यूल से इंस्पायर्ड है, वो वहीं से लिया गया है। तो आपको टेंशन नहीं करना है कि सर प्रेजेंटेशन में जो आप दिखा रहे हैं क्या वो अलग है। डेफिनेटली नॉट। जो आईसीएसआई मॉड्यूल आपके पास है जो वेबसाइट में भी अवेलेबल है, ये वहीं से इंस्पायर्ड है। हमने बस बेटर प्रेजेंटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको पीपीटी फॉर्म में बनाया है। तो अभी के लिए बाकी सब कुछ भूल जाएं, फोन को साइड में रखें, किताब साइड कर दें, बिकॉज जो भी आपको मिलेगा वो इस वीडियो में ही मिल जाएगा। सो और कुछ टेंशन ना ले, और अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 में जो पहला टॉपिक है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिटी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। टॉपिक का ऑर्डर मैंने डिसाइड किया है, किताब का ऑर्डर हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिटी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के साथ, यानी हमारा अल्मा मैटर। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा कि सीएसडब्ल्यूटी के लिए
अबाउट द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन या ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. डेफिनेटली इंस्टीट्यूट ये चाहता है, बिकॉज आई हैव बीन एसोसिएटेड विद द इंस्टीट्यूट फ्रॉम लास्ट 5 years फॉर वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स इन द ईस्टर्न रीजन. तो मैंने हमेशा देखा है, और ये हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है सारी ऑर्गेनाइजेशंस का भी, कि मेरे स्टेक होल्डर्स जो हैं, मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, मेरे मेंबर्स जो हैं, वो मेरे बारे में पूरा जाने. तो डेफिनेटली आप देखेंगे एग्जीक्यूटिव लेवल में भी, फाइनल लेवल में भी आपके किसी ना किसी सब्जेक्ट में आईसीएसआई के बारे में थोड़ा बहुत रहता है, एंड वो थोड़ा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज इंस्टीट्यूट बहुत खुश होता है अपने बारे में बच्चों से पूछकर और उनसे आंसर पाके. इसीलिए हमने अपनी पहली क्लास का पहला टॉपिक ही रखा है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, दैट इज आईसीएसआई. पहला पॉइंट पढ़ने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं. जो लोग ये सोच रहे थे कि सर करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं तो सर एकदम लाइन बाय लाइन याद करना है, बिल्कुल भी नहीं. आपको अच्छे से पता है सीएसडब्ल्यूटी कौन सा एग्जाम फॉर्मेट है. जागो बच्चा लोग, एमसीक्यू फॉर्मेट. अब एमसीक्यू फॉर्मेट के हिसाब से और सीएसडब्ल्यूटी के लेवल के हिसाब से मेरे को लगता है चीजें बहुत कंफर्टेबल होंगी. क्यों? बिकॉज अभी तक तो हम वही एग्जाम देते आए हैं ना, जहां खाली क्वेश्चन होता है, आंसर नहीं होता. पर एमसीक्यू फॉर्मेट में सबसे इंटरेस्टिंग बात जानते हैं क्या है? 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट आंसर है, यानी करेक्ट आंसर आपकी आंखों के सामने ही रहेगा. सो मेरे को ऐसा लगता है अगर इफेक्टिव रीडिंग की जाए, प्रॉपर रीडिंग की जाए, नॉट लर्निंग, प्रॉपर रीडिंग की जाए, और टेक्निकल वर्ड्स, टेक्निकल सेंटेंसेस, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस को अंडरलाइन किया जाए, तो डेफिनेटली एग्जाम में जब 4 ऑप्शन दिए होंगे और आपने वो वर्ड को अगर याद किया है, आपको आंसर स्पॉट करने में टाइम नहीं लगेगा. दिस इज द फर्स्ट स्टेप हाउ टू अप्रोच सीएसडब्ल्यूटीज पेपर. ना कि सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए बल्कि अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी. कंसंट्रेट ऑन टेक्निकल वर्ड्स एंड टेक्निकल सेंटेंसेस. एम आई क्लियर टिल हियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. The Institute of Company Secretaries of India is the only recognized professional body in India to develop and regulate the profession of company secretaries in India. यहां पे जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो है रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज इन इंडिया. इट्स क्वाइट ऑब्वियस, यहां याद करने का कुछ नहीं है. सर द मोमेंट हम लोग कंपनी सेक्रेटरीज वर्ड यूज करेंगे और बोलेंगे कि इस प्रोफेशन को कौन रेगुलेट करता है, कौन ओवरव्यू करता है, कौन रेगुलेट करता है, कौन ओवरव्यू करता है, कौन संभालता है, सिंपल आंसर है द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, दैट इज आईसीएसआई. साथ में एक व्हाइट पेपर रखिए और अपने पेंसिल से उस पर लिखिएगा जरूर, बिकॉज लर्निंग के लिए इफेक्टिव तरीका इज राइटिंग. तो राइटिंग इज नेक्स्ट टू लर्निंग. तो पेपर पे फट से लिख लीजिए, फटाफट निकालो और लिखो वहां पे द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, शॉर्ट में आईसीएसआई. ये नाम आपकी जबान पे अब बैठ जाएगा, बिकॉज अब आप आजीवन इस नाम से जुड़े हुए होंगे, तो ये नाम भूलने का सवाल ही नहीं उठता. द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, आईसीएसआई. अब यहां पे देखो बुलेट नंबर 2 में मैंने येलो से हाईलाइट किया है एक पोर्शन को. ये येलो से हाईलाइट क्यों किया है? बिकॉज ये इंपॉर्टेंट वर्ड, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो आपको याद रखना है. कंपनी सेक्रेटरी किसी कॉलेज में नहीं कराया जाता, ये हम तो जानते ही हैं, बट हमारे कितने रिलेटिव आस पड़ोस वाले नहीं जानते. वो आपसे कभी ना कभी पूछ लेंगे सीएस कर रहा है, किस कॉलेज से कर रहा है? तो उस समय आपको बस हंसी आएगी और तब आप उनको बताइएगा कि सर, मैडम, अंकल, आंटी, सीएस किसी कॉलेज से नहीं होता. सीएस एक्चुअली आईसीएसआई करवाता है. आईसीएसआई बना है अंडर द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट. आईसीएसआई बना है अंडर द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट. देखिए हाईलाइटेड है, एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. और उस एक्ट का नाम क्या है? कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980. उस एक्ट का नाम क्या है? कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980. क्या यहां तक हम लोग क्लियर हैं? अगर अभी तक का इंपॉर्टेंट फ्रेजेस, इंपॉर्टेंट सेंटेंस का लिस्ट अगर देखने जाएं, व्हाइट पेपर में अगर लिखा होगा तो पहला वर्ड क्या आया होगा? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ब्रैकेट में आईसीएसआई.
पहला क्या आया होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ब्रैकेट में ICSI. पॉइंट नंबर 2, एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. पॉइंट नंबर 2, एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. पॉइंट नंबर 3, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980. पॉइंट नंबर 3, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980. अभी तक हमने जितना कवर किया है उनमें ये 3 फ्रेजेस ही हैं जो आपको याद रखने हैं, और एग्जाम में एमसीक्यू फॉर्मेट में जब क्वेश्चन आएगा जहां ये फ्रेजेस आपको कॉमन दिखेंगे आप वहां पे टिक मार देंगे और वही आंसर करेक्ट होगा. इज दैट क्लियर? क्या टेक्निक क्लियर है? क्या फ्रेजेस क्लियर हैं? क्या हम लोग कंफर्टेबल पोजीशन में हैं और सब कुछ बढ़िया चल रहा है? राइट? तो चलिए आगे बढ़े. अब यहां पे देखिए हम लोग बात करेंगे कि ICSI किसके जुरिस्डिक्शन में आता है. तो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. रीड द येलो हाईलाइटेड पॉइंट एज बुलेट 3. ICSI functions under the jurisdiction of Ministry of Corporate Affairs, Government of India. तो यानी अगर आपसे पूछा जाए कि ICSI किसके जुरिस्डिक्शन में आता है तो उसका आंसर क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. तो ये हो गया पॉइंट नंबर 4 ऑन द व्हाइट पेपर. सो अभी तक हमने क्या क्या वर्ड्स देखा, फटाफट साथ में रिपीट करेंगे, जो कवर रहा हूं करते चलिए. नंबर 1, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया. Number 1, Institute of Company Secretaries of India, ICSI. Number 2, an Act of Parliament. Number 2, an Act of Parliament. Number 3, Company Secretaries Act 1980. Number 3, Company Secretaries Act 1980. Number 4, किसके जुरिस्डिक्शन में आता है? Number 4, किसके जुरिस्डिक्शन में आता है? Ministry of Corporate Affairs. शॉर्ट में कहते हैं इसको MCA, तीनों कैपिटल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और शॉर्ट में कहते हैं उसको MCA. किसके जुरिस्डिक्शन में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. क्या यहां तक हम लोग क्लियर हैं? आपके व्हाइट पेपर में जो आप लिख रहे हैं साथ में उसमें 4 पॉइंट अभी तक आ चुके हैं. लास्ट टाइम रिपीट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे. अगर सो गए हैं तो जाग जाइए, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. पहला पॉइंट क्या था? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ICSI. दूसरा पॉइंट क्या था? एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. तीसरा पॉइंट क्या था? कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980. चौथा पॉइंट क्या था? किसके जुरिस्डिक्शन में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी MCA. जहां नोटिंग कर रहे हैं वहां लिख लीजिए. मैं आपको वेबसाइट का नाम बता देता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का. यह आपके किताब में अवेलेबल नहीं है, इसको एक्स्ट्रा में आप नोट कर सकते हैं. वेबसाइट का नाम है www. दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब, ये आप जानते ही हैं. MCA.gov.in. MCA.gov.in. ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में है जो आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में अवेलेबल नहीं है. लास्ट पॉइंटर, ये बस जनरल इंफॉर्मेशन के लिए है कि इंस्टीट्यूट के पास अभी 60,000 से ज्यादा मेंबर्स हैं, यानी मैं एक मेंबर हूं ऑफ द इंस्टीट्यूट. मैं मेंबर कैसे बना? मैं मेंबर बना बिकॉज मैंने सारे एग्जाम्स क्लियर किए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के, और जो जो ट्रेनिंग उन्हें कहा था करने के लिए, सारी ट्रेनिंग्स करने के बाद, यानी सारा एग्जाम क्लियर किया, सारी ट्रेनिंग्स खत्म करी, उसके बाद मैंने अप्लाई किया मेंबरशिप के लिए और फिर मेरे को मेंबरशिप मिल गई. तो मैं इन 60,000 मेंबर में आता हूं और इंस्टीट्यूट के पास करेंटली अराउंड 3 लाख स्टूडेंट हैं. ये बस आपकी इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है. जो हाईलाइटेड वंस हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हालांकि एक बार आपने पढ़ लिया है 60,000, 3 लाख, दिमाग में कहीं ना कहीं तो रहेगा ही, बट अगर इंपॉर्टेंस की बात करें, जो स्क्रीन पे आपको हाईलाइटेड पोर्शन में दिख रहा है वो इंपॉर्टेंट है. क्या यहां तक हम लोग क्लियर हैं? सो आगे बढ़ने के पहले जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एक बार गौर से पॉइंटर्स को वापस से देखें. मेक श्योर आपको अभी क्लास के दौरान याद हो जाए ताकि बाद में क्लास के आप कुछ और पढ़ पाए, ना कि इस पोर्शन पे वापस एफर्ट देना. क्लास के साथ ही इसको याद करके सॉर्ट कर लेना है अपने को. तो 30 सेकेंड्स का लीजिए टाइम और इस स्लाइड को प्रॉपरली देखिए एंड इफ रिक्वायर्ड वापस से पेंसिल से लिखकर प्रैक्टिस करिए.
तो चलिए, आई बिलीव आपका यहां तक करना हो चुका है। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगले टॉपिक को डिस्कस करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये टॉपिक शायद आपके इंस्टीट्यूट के मैट में ना दिया गया हो, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड एज वेल एज पर्सनली भी। अब आप CS इंस्टीट्यूट का हिस्सा बन चुके हैं एज अ स्टूडेंट एंड फ्यूचर मेंबर्स हैं आपको ये पता होना चाहिए। हम बात करने वाले हैं ICSI के मोटो के बारे में। ICSI का अपना एक मोटो है। जो लोग मेंबर्स हैं, सारे फैकल्टीज इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो डेफिनेटली अगर आपने कभी सोशल मीडिया में भी वीडियोस देखे होंगे करंट अफेयर्स के, और वहां पे ये टॉपिक अगर कवर किया गया होगा अबाउट ICSI, वहां पे आपको इसके मोटो के बारे में नहीं बताया गया होगा। जो लोग रेगुलरली इंस्टीट्यूट जा रहे हैं या टच में हैं, चाहे स्टूडेंट हो या मेंबर हो, वो जानते हैं इसके बारे में, बिकॉज इंस्टीट्यूट अपने मेजर इवेंट्स में हमेशा ICSI मोटो के बारे में डिस्कस करता है और एक वीडियो भी प्ले करता है। वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में, पर पहले अपनी बात करेंगे ICSI मोटो के बारे में। ICSI का मोटो है सत्यम वद धर्मम चर। आई रिपीट, सत्यम वद धर्मम चर। ये मोटो ICSI ने अडॉप्ट किया था जब ICSI में 50,000 से ज्यादा मेंबर हो गए थे। यानी बेटर टू से, जब ICSI ने 50,000 मेंबर्स तक का रिकॉर्ड रीच कर लिया था। आपने पहले वाली स्लाइड में देखा था ना कि ICSI के पास अराउंड 60,000 मेंबर्स हैं। जब ICSI ने 50,000 मेंबर का मार्क रीच किया था, तब उन्होंने इस मोटो को अडॉप्ट किया था। देखिए स्क्रीन की तरफ, अगर आप गूगल सर्च में एक्सपर्ट हैं और आप इंटरनेट में जाकर ICSI मोटो टाइप करेंगे, तब आपको ऐसा कोई डॉक्यूमेंट वहां पे दिखेगा जहां पर जस्टिफाई किया गया है कि ICSI ने इस मोटो को कब लिया और इस मोटो का मतलब क्या है। देखिए स्क्रीन पे, स्पीक द ट्रूथ, अबाइड बाय द लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इसके बारे में आपको याद रखना बहुत जरूरी है, एग्जाम में MCQ में ही आ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ICSI मोटो इज सत्यम वद धर्मम चर। ये आपको बस एग्जाम के लिए याद नहीं रखना, ये आपको अब जीवन भर याद रखना है, बिकॉज ये हमारे आल्मा मैटर इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का मोटो है। एंड बीइंग अ स्टेक होल्डर ऑफ द इंस्टीट्यूट, आप इसको नहीं भूल सकते। अपने इंस्टीट्यूट के बारे में जानना आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए खाली इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि पर्सनली भी है। कोई आपसे अगर पूछ देगा कि बताओ मोटो क्या है, और आप कहते हैं मुझे नहीं पता, तो भाई साहब आप कैसे CS इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं कि आप इंस्टीट्यूट के बारे में ही नहीं जानते। तो इस क्लास को आप बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचिए, आप पर्सनली भी सोचिए और इसमें प्राउड फील करिए कि आप इंस्टीट्यूट के बारे में जान रहे हैं। तो देखिए, तो व्हाट इज द ICSI मोटो? सत्यम वद धर्मम चर। ये कब आया था? जब इंस्टीट्यूट ने 50,000 मेंबर्स का मार्क अचीव किया था। स्पीक द ट्रूथ, अबाइड बाय द लॉ। इज दैट क्लियर? कुछ सेकेंड्स का लीजिए टाइम और इस पर्टिकुलर पोर्शन को एक बार देखिए, आपको क्लैरिटी आएगा इसके बारे में। मैं वापस आ गया। इस क्वेश्चन में अगर आप कुछ नोट करना चाहते हैं तो नोटिंग में आप ये लिख लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूं, सत्यम वद धर्मम चर। ये तो डेफिनेटली आपको लिखना ही है, लिख लीजिए व्हाइट पेपर पे जो आप मेंटेन कर रहे हैं। यानी वर्ड नंबर 5 या फ्रेज नंबर 5, सत्यम वद धर्मम चर, उसी में कंटिन्यू करके लिखिए सत्यम वद धर्मम चर, उसी में कंटिन्यू करके लिखिए स्पीक द ट्रूथ, कॉमा अबाइड बाय द लॉ। स्पीक द ट्रूथ, कॉमा अबाइड बाय द लॉ। और ब्रैकेट में लिख लीजिए ICSI's मोटो, और ब्रैकेट में लिख लीजिए ICSI's मोटो। क्या यहां तक हम लोग क्लियर हैं? उसके नीचे पॉइंट नंबर 6 में लिख लीजिए 50,000 मेंबरशिप मार्क। 50,000 मेंबरशिप मार्क, यानी ICSI ने ये मोटो कब अडॉप्ट किया था? जब उन्होंने 50,000 मेंबरशिप मार्क को अचीव कर लिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ICSI के उस मोटो सॉन्ग को देखते हैं जो ICSI ने बनाया था। उम्मीद के अंबर में हम बनके खिले जो रोशनी, कह देंगे हम संसार को कोई लक्ष्य नामुमकिन नहीं।
ज्ञान के और न्याय के हर राह को थामे हुए चल पड़े हैं झूम कर बस गीतिए गाते हुए। सत्यम वद धर्मम च सत्यम वद धर्मम च सत्यम वद धर्मम च। कंपनी सचिव कदमों की हर एक गूंज में बस जीत का एहसास हो, राष्ट्र प्रगति पथ पे हो और आत्मबल की आस हो। जब भी चले इस भाव से खुलते गए हैं रास्ते, आवाज हमने दिल से दी है जीत ये गाते हुए। सत्यम वद धर्मम च सत्यम वद धर्मम च सत्यम वद धर्मम च। हर उन्नति के रंग में हर भारतीय हाथ हो, उद्यम हो या उद्योग हो हर ओर अपना साथ हो। जाना शिखर तक है हमें सच की कलाई थाम कर, हम जीत के सुर छेड़ेंगे गीत ये गाते हुए। सत्यम वद धर्मम च सत्यम वद धर्मम च सत्यम वद धर्मम च। सो ये था ICSI का मोटो सॉन्ग जो आपको YouTube में ही मिल जाएगा। ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाया है करंट अफेयर्स के लिए तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है ही, पर वाइवा पार्ट में भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बारे में हम लेटर क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर इस पार्ट में मैं आपको बस इतना बता दूं कि उस पार्ट में आपको एक वीडियो दिखाया जाएगा और वीडियो दिखाने के बाद आपसे सवाल किए जाएंगे। तो वाइवा वाले पार्ट में जब कंप्यूटर वाला चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, आपको वहां पे इसके बारे में और क्लैरिटी दी जाएगी। सो अभी इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए इतना काफ़ी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं ICSI के टॉपिक के साथ। तो पहला चीज़ आप देखिए, ICSI का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ICSI का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कितने रीजनल ऑफिस हैं? 4। एकदम ध्यान से चलिए, ICSI का हेडक्वार्टर्स कहां पे है? न्यू दिल्ली में। कहां पे हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली। ICSI हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। ICSI हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। कितने रीजनल ऑफिसेज हैं? 4। कितने रीजनल ऑफिसेज हैं? 4। कौन कौन से? न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। पहले इन दो चीजों को अपने दिमाग में सेट करने की पूरी कोशिश करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हेडक्वार्टर कहां है ICSI का? न्यू दिल्ली में। कहां पे है? न्यू दिल्ली में। कितने रीजनल ऑफिसेज हैं? 4। कितने रीजनल ऑफिसेज हैं? 4। कहां कहां पे? न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। कहां कहां पे? न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। कहां कहां पे? न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। तो दिमाग में सेट है पूरा। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट। ICSI का हेडक्वार्टर के अलावा और रीजनल ऑफिस के अलावा भी कुछ ऑफिसेज हैं। लाइक देखिए, सेंटर फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसे हम कहते हैं CCGRT, ये नवी मुंबई में है। CCGRT कहां पे है? नवी मुंबई। और सेंटर फॉर एक्सीलेंस हैदराबाद। 74 चैप्टर्स अक्रॉस इंडिया। यानी अगर आपसे पूछा जाए CCGRT कहां पे है? नवी मुंबई। सेंटर फॉर एक्सीलेंस हैदराबाद। कितने चैप्टर्स हैं? 74 चैप्टर्स अक्रॉस इंडिया। एक बार अगर रिकॉल करें, एकदम स्क्रीन की तरफ देखिए और बात करिए। पहला, हेडक्वार्टर ऑफ ICSI कहां है? न्यू दिल्ली। कहां पे? न्यू दिल्ली। नंबर 2, कितने रीजनल ऑफिसेज हैं? कितने रीजनल ऑफिस हैं? 4। कहां कहां पे? न्यू दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। न्यू दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। रिपीट साथ में, कहां कहां पे? न्यू दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। CCGRT। CCGRT कहां पे है?
नवी मुंबई, सेंटर फॉर एक्सीलेंस हैदराबाद। कितने चैप्टर्स हैं ऑल अक्रॉस इंडिया? कितने चैप्टर्स हैं ऑल अक्रॉस इंडिया? 74। लास्ट टाइम रिकॉल करेंगे एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ, दिमाग में बैठते जा रहा है। हेडक्वार्टर्स कहां है आईसीएसआई का? न्यू दिल्ली। इंप्लाइड है सर, दिल्ली में ही सारे बड़े लोग बैठे हुए हैं। नंबर 2, कितने रीजनल ऑफिसेज हैं? 4। कितने रीजनल ऑफिसेज हैं? 4। सीसीजीआरटी कहां पे है? नवी मुंबई। सीसीजीआरटी कहां पे है? नवी मुंबई। सेंटर फॉर एक्सीलेंस हैदराबाद। सेंटर फॉर एक्सीलेंस हैदराबाद। कितने चैप्टर्स हैं ऑल अक्रॉस इंडिया? 74। कितने चैप्टर्स हैं ऑल अक्रॉस इंडिया? 74। The last point, ICSI has been contributing to the initiatives of Government of India that have potential to excel the social economic growth of India. ये लास्ट पॉइंट बस रीड करने के लिए पढ़ना है, पर अगर इंपॉर्टेंट फ्रेजेस की बात करने जाएं तो सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ को अंडरलाइन आप कर सकते हैं। रेस्ट जितने पॉइंटर्स में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली। शाबाश, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली। कितने रीजनल ऑफिसेज? 4। कहां पे? न्यू दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। सीसीजीआरटी कहां पे है? नवी मुंबई। एक्सीलेंस कहां पर है सेंटर वाला? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैदराबाद। कितने चैप्टर्स हैं ऑल अक्रॉस इंडिया? 74, राइट। और सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया। क्या यहां तक हम लोग क्लियर हैं? एकदम परफेक्ट, सब कुछ सही चल रहा है। तो चलिए अपने अगले स्लाइड की तरफ। अब आईसीएसआई न्यूज के बारे में थोड़ा बात करेंगे। जो पहला न्यूज मैं आपको दिखाने वाला हूं आईसीएसआई के बारे में, इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि आप इसका पार्ट हैं। वो न्यूज क्या है कि फाउंडेशन एग्जाम जो आगे होता था सीएस का पहला लेवल वाला, उसको हटा दिया गया है और उसकी जगह में क्या आया है? आपका वाला एग्जाम फॉर्मेट CSEET। देखिए, CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द एडमिशन इनटू CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। क्या ये वाला पॉइंट क्लियर है एकदम? यानी CSEET देने के बाद अगला लेवल क्या होगा? एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। जानते तो हैं आप। तो यानी इस न्यूज के हिसाब से फाउंडेशन हट गया है और CSEET का एग्जाम फॉर्मेट आ गया है। क्या यहां तक हम लोग कंफर्टेबल हैं एकदम? हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट फ्रेजेस और वर्ड्स देखे, वापस से रिपीट एक बार कर लेते हैं। नंबर 1, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ICSI। द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ICSI। व्हाइट पेपर पे ध्यान दो जहां लिख रहे थे। एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। ICSI मोटो सत्यम वद धर्मम चर, स्पीक द ट्रूथ, अबाइड बाय द लॉ। 50,000 मेंबरशिप मार्क। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। रीजनल ऑफिसेज 4। कहां पे? न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। सीसीजीआरटी कहां है मुन्ना? नवी मुंबई। सेंटर फॉर एक्सेलेंस हैदराबाद। कितने चैप्टर्स है ऑल अक्रॉस इंडिया? 74। और आईसीएसआई न्यूज का पहला न्यूज क्या पढ़ा? सर फाउंडेशन एग्जाम हो गया है, चला गया है, अब उसकी जगह पे क्या आया? CSEET जो हम लोग दे रहे हैं। चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है और एग्जाम में तो मान के चलो इससे क्वेश्चन आने का हाई चांसेस है। हम लोग बात करेंगे यूडिन के बारे में। UDIN, आई रिपीट UDIN के बारे में, जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के बारे में है। आई रिपीट, जो अगला न्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है यूडिन के बारे में। साथ में रिपीट करो, यूडिन, UDIN। यूडिन का फुल फॉर्म बताऊंगा, क्या है वो भी बताऊंगा, पर एक बात जान लो, यूडिन लिंक्ड है प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के साथ। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। सबसे पहली बात यह है कि मेंबर बनने के बाद इसका मतलब यह है कि आपको मेंबरशिप मिल गई है इंस्टीट्यूट की। मेंबरशिप के लिए क्या करना पड़ता है? सारा एग्जाम क्लियर करना पड़ता है और इंस्टीट्यूट जो जो ट्रेनिंग बोल के रखा है, लिस्ट है, आपको वो सब कंप्लीट करने के बाद सारा डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद आप मेंबर बनते हैं। क्लियर?
तो मेंबरशिप वो होता है। प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी कौन होता है? बहुत बच्चे जानते होंगे, पर जो नहीं जानते उनके लिए है। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। जो सीओपी लेता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, यानी मेंबरशिप अलग है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस अलग है। कभी मिक्स मत कर लीजिएगा कि मेंबरशिप लेने से आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी मिलता है। मेंबरशिप अलग है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस अलग। तो जो यूडीन के बारे में हम बात करने वाले हैं वो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के लिए है। आइए देखते हैं। ICSI launched UDIN to improve corporate governance. यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो जैसा मैंने यूडीन वर्ड का इस्तेमाल किया था, तो जो बच्चे फुल फॉर्म नहीं जानते थे उनके लिए पॉइंट नंबर 1 यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। फिर देखिए मैंने क्या मार्क किया है, प्रैक्टिसिंग साइड ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज। ध्यान से देखिएगा, ये दोनों फ्रेजेस इंपॉर्टेंट हैं, तभी मैंने इनको येलो से हाईलाइट किया है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था एमसीक्यू एग्जाम में करेक्ट आंसर खोजने का बेस्ट तरीका है घर में प्रिपेयर करते वक्त इंपॉर्टेंट फ्रेजेस सेंटेंसेस को मार्क कर लो, बिकॉज ऑप्शन में तो वही इंपॉर्टेंट फ्रेजेस और सेंटेंसेस के बेसिस में आंसर मार्क होगा। अगर ये टेक्निक आपको क्लियर है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, CSWT तो आपका क्लियर हो ही गया समझो। नीचे आ जाइए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूडीन? यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूडीन रिलेटेड है प्रैक्टिसिंग साइड ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज। एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए, कंपनी सेक्रेटरीज लिख के छोड़ देगा। ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर वो होगा जहां पर प्रैक्टिसिंग साइड होगा। ये मिस्टेक जनरली बच्चे करते हैं कि सर कंपनी सेक्रेटरी लिखा हुआ तो मैं टिक मार दिया। बिल्कुल भी नहीं, करेक्ट आंसर है प्रैक्टिसिंग साइड, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बोला ना, मेंबरशिप अलग है, प्रैक्टिसिंग साइड अलग, तो दोनों मिक्स नहीं हो सकते। तो सो द परफेक्ट आंसर फॉर यूडीन विल बी प्रैक्टिसिंग साइड ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। कहीं लिखना है तो लिख लीजिए, स्टार मार्क देना है तो स्टार मार्क कर लो, लाल पीला हरा नीला पेन यूज करना है तो वो भी कर लो, पर याद रखना प्रैक्टिसिंग साइड ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज। नेक्स्ट पॉइंट, ये क्यों होता है? मेंटेनिंग रजिस्टर ऑफ अटेस्टेशन एंड सर्टिफिकेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, जिससे क्या होगा, आपका इजिली मेंटेन कर पाएंगे रजिस्टर ऑफ अटेस्टेशन एंड सर्टिफिकेशन। बिकॉज एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है, वन ऑफ द वर्क्स, कि वो सर्टिफाई करे, फॉर्म्स को अटेस्ट करे, डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करे। तो क्या होगा इस नंबर को इस्तेमाल करने से? रजिस्टर मेंटेन करने में आसानी होगी। ये न्यूज जो है मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको हम ध्यान से देखिएगा। वापस से आई एम रिपीटिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट यूडीन। यूडीन का फुल फॉर्म क्या है मुन्ना? यूनिक डॉक्यूमेंटेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर। यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, दैट इज यूडीन। किससे रिलेटेड है? प्रैक्टिसिंग साइड ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। किससे रिलेटेड है? प्रैक्टिसिंग साइड ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। इससे क्या हेल्प होता है? जो रजिस्टर ऑफ अटेस्टेशन एंड सर्टिफिकेशन है, वो आसानी से मेंटेन हो जाता है। इज दैट क्लियर? वापस से हाईलाइट पॉइंट्स को बोलूंगा मैं। यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूडीन, प्रैक्टिसिंग साइड ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज, उसके नीचे ईज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ अटेस्टेशन एंड सर्टिफिकेशन। लीजिए 30 सेकेंड्स का टाइम, और जो फ्रेजेस मैंने मार्क किए हैं स्क्रीन पे उसे गौर से देखिए। लिखने का रिक्वायरमेंट है तो लिखिए, याद कीजिए, एंड देन आगे बढ़िए। फाइनल टाइम, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूडीन, प्रैक्टिसिंग साइड ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज, हेल्प इन मेंटेनिंग रजिस्टर ऑफ अटेस्टेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ सर्विसेज। इज दैट क्लियर? मैं वापस से बोलना चाहूंगा, ये सारी चीजें आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में दी हुई है, तो आपको लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है। सो पूरा कंसंट्रेशन लगाइए वर्ड्स को अपने दिमाग में रिटेन करने के लिए। लीजिए 30 सेकेंड्स का टाइम, एंड देन आई विल बी बैक अगेन। ध्यान से एकदम।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यूडीन में अगर कंटिन्यू करने जाएं तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे देयर आर टू थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम हियर, बट इंपॉर्टेंट चीजों को बोलने के पहले एक बार इसको रीड कर लेते हैं। इट विल प्रिवेंट काउंटरफीटिंग ऑफ वेरियस अटेस्टेशन एंड सर्टिफिकेशन बिसाइड्स ensuring compliance with regard to ceilings on the number of certifications and attestations. It's quite obvious कि अगर आपके पास एक नंबर होता है, मान लीजिए एक यूडीन है और आप अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर उसको लगा रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा? एक ट्रैक बन जाता है कि उस नंबर को आपने कितने फाइल्स पे लगाया है। द मोमेंट यू कैन ट्रैक इट कि आपने कितने फाइल्स पे लगाया है, तो इसका मतलब यह है नंबर्स काउंट करना इजी होता है कि भैया मैंने इस पीरियड के दौरान इतनी फाइल्स पे यूडीन को लगाया है, नंबर 1। नंबर 2, जब इतनी फाइल्स पे यूडीन को लगाया है, वी कैन ऑल्सो चेक कि अगर लॉ ने बोला था कि सर 30 से ज्यादा नहीं लगा सकते, तो उस नंबरिंग के कारण हम इजीली पकड़ पाएंगे कि हम सीलिंग लिमिट के अंदर है या उसके बाहर। तो पहला चीज यही है कि इस नंबरिंग के हेल्प से काउंटिंग बिकम्स वेरी इजी। नेक्स्ट, an alphanumeric number will be generated for the identification of every document attested by practicing company secretary. Important point याद रखिए, alphanumeric number एग्जाम में आपसे पूछ लेगा what kind of number is generated, alphanumeric number, gamma numeric number, both, none of these. आंसर क्या होगा? alphanumeric number। क्या यहां तक हम लोग क्लियर हैं यूडीन के बारे में? लास्ट पॉइंट में आइए। The ICSI UDIN is mandatory for every document except an e-form signed or certified by a company secretary with effect of from October 1, 2019. The most important aspect of this portion. यानी देखिए यहाँ पे नीचे जो ICSI का यूडीन है वो मैंडेटरी है सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए। जो ICSI का यूडीन है वो मैंडेटरी है सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए एक्सेप्ट एन ई फॉर्म। जो ICSI का यूडीन है वो मैंडेटरी है सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए एक्सेप्ट एन ई फॉर्म जो साइन और सर्टिफाइड है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2019। तो इस पेज में हमने क्या देखा सर? दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक नॉर्मल चीज जो हमने डिस्कस करी है कि सर डॉक्यूमेंट के ऊपर नंबरिंग लगाने से ना फायदा ये होता है कि एक पीरियड के दौरान, मान लीजिए 3 महीने 4 महीने के दौरान एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी ने कितने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट किया है, बिकॉज सबके ऊपर यूडीन लिखा रहेगा। उससे फायदा रजिस्टर मेंटेन करना आसान है, उससे फायदा नंबरिंग किया हुआ है ना सर, तो रजिस्टर मेंटेन करने में आसान होता है, कोई भी एंट्री छूटती नहीं है। नंबर 2, सर अगर सीलिंग लिमिट लगी है ना कि लॉ ने बोला 40 ही करना है, तो अब 40 से ऊपर कर नहीं पाएंगे, बिकॉज जहां करने जाइएगा एक अलार्म आ जाएगा कि भैया कैसे कर रहे हैं आप, नॉट पॉसिबल। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है अल्फा न्यूमेरिक नंबर, वो है अल्फा न्यूमेरिक नंबर। एंड पॉइंट नंबर 2, दैट यूडीन इज एप्लीकेबल फॉर एवरी डॉक्यूमेंट, दैट यूडीन इज एप्लीकेबल फॉर एवरी डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट एन ई फॉर्म, एक्सेप्ट एन ई फॉर्म साइंड एंड सर्टिफाइड। ई फॉर्म पे एप्लीकेबल नहीं है, वापस से रिपीट करेंगे, यूडीन ई फॉर्म पे एप्लीकेबल नहीं है। किस डेट से? 1 अक्टूबर 2019। किस डेट से? 1 अक्टूबर 2019। यूडीन अल्फा न्यूमेरिक नंबर एप्लीकेबल फॉर ऑल डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट एन ई फॉर्म। किस डेट से? 1 अक्टूबर 2019 से। अगेन लीजिए 30 सेकेंड्स का टाइम। जो मार्क पोर्शन है गौर से देखिए, हमने पूरा डिस्कस कर चुके हैं वाला पोर्शन को, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एकदम गौर से देखिए, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एंड वी आर गोइंग आराम से एकदम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, अगेन एक ऐसा टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, CS इंस्टीट्यूट के रिलेटेड ही है,
जो हम सबको पता होना चाहिए। हम लोग बात करेंगे हैप्पी बर्थडे ऑफ सीएस इंस्टीट्यूट के बारे में, यानी सीएस डे किस दिन मनाते हैं, यानी फाउंडेशन डे सीएस का कब है। इसका आंसर है 4 अक्टूबर। और यहां पे आपको दिखेगा 1968 में, आई रिपीट 1968 में 4 अक्टूबर को सीएस का स्थापना हुआ था। देखिए, व्हेन वाज द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 4 अक्टूबर 1968। तो यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीएस इंस्टीट्यूट की स्थापना यानी इनकॉर्पोरेशन किया था 4 अक्टूबर 1968 को। और 4 अक्टूबर को हम लोग हर साल मनाते हैं फाउंडेशन डे, यानी हैप्पी बर्थडे ऑफ द इंस्टीट्यूट। सो बीइंग अ सीएस एस्पिरेंट और अ सीएस मेंबर, कोई भी हो उसे पता होना चाहिए कि सीएस डे यानी सीएस का फाउंडेशन डे मनाया जाता है हर साल 4 अक्टूबर को। और सीएस इंस्टीट्यूट कब इनकॉर्पोरेट हुआ था? 4 अक्टूबर 1968 में। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज 51st फाउंडेशन डे दैट इज इन द ईयर 2019 वाज सेलिब्रेटेड? विज्ञान भवन, न्यू दिल्ली। तो यहां दो चीजें हमें पता चली। पहली बात कि सर सीएस का इनकॉर्पोरेशन हुआ था, इंस्टीट्यूट का इनकॉर्पोरेशन हुआ था 4 अक्टूबर 1968 में। आई रिपीट 4 अक्टूबर 1968 में। और उसके बाद हमने देखा जो 51st फाउंडेशन डे है वो कब मनाया गया था? वो तो 4 अक्टूबर को ही मनाया गया होगा सर 2019 में, पर वेन्यू क्या था? विज्ञान भवन, न्यू दिल्ली। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको बताना चाहूंगा, उस इवेंट में जो चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर थे या स्पेशल गेस्ट बोल सकते हैं, या जो मेन गेस्ट थे वो थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी। तो इस पर्टिकुलर पेज में हमने 3 चीजें देखी। नंबर 1, व्हेन वाज द सीएस इंस्टीट्यूट इनकॉर्पोरेटेड? आंसर है 4 अक्टूबर 1968। आंसर है 4 अक्टूबर 1968। और नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा जो 51st फाउंडेशन डे है वो मनाया गया है कब? 51st तो 2019 में मनाया गया है, पर वेन्यू क्या था? विज्ञान भवन, न्यू दिल्ली। उसमें मेन गेस्ट कौन थे हमारे? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी। इज दैट क्लियर? तो सीएस डे कब मनाया जाता है हर साल? 4 अक्टूबर। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जन्मदिन, 4 अक्टूबर है हमारा सीएस डे। इज दैट क्लियर? चलिए बढ़े अब आगे। जब सीएस डे का बात हो गया 4 अक्टूबर का, अब हम लोग बात करेंगे पीसीएस डे के बारे में। यूडीन किस पे एप्लीकेबल है? प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। यूडीन किस पे एप्लीकेबल है? प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। तो उसी रेस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के रेस्पेक्ट में बात करें, तो पीसीएस डे मनाया जाता है 15 जून हर साल। सीएस डे 4 जून, सीएस डे 4 जून, पीसीएस डे 15 जून। सीएस डे 4 जून, पीसीएस डे 15 जून। किस साल इनकॉर्पोरेशन हुआ था सीएस इंस्टीट्यूट का? 1968। किस साल हुआ था? 1968। कौन सा मंथ में? जून में, 4 जून को। इज दैट क्लियर? पीसीएस डे हर साल कब मनाते हैं? 15 जून। सीएस डे 4 जून। नीचे आ जाइए, नोट में रीजन दिया हुआ है कि पीसीएस डे 15 जून क्यों मनाया जाता है। बिकॉज 15 जून 1988 में कंपनी सेक्रेटरीज इन प्रैक्टिस वेर अकॉर्डेड रिकॉग्निशन फॉर सर्टिफाइंग द एनुअल रिटर्न अंडर द अर्स्टवाइल कंपनीज एक्ट 1956। ये पर्टिकुलर स्लाइड जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ है, तो इसकी नोटिंग करना जरूरी है। तो पीसीएस डे कब मनाया जाता है? 15 जून। पहली बार कब मनाया गया था? 15 जून 1988, बिकॉज उसमें रिटर्न पे सर्टिफाई करने के लिए कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर में उनको रिकॉग्निशन मिल गया था। तो फटाफट इसकी नोटिंग करें और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पर नोटिंग करने के पहले लास्ट टाइम रिकॉल करेंगे, सीएस इंस्टीट्यूट को इनकॉर्पोरेट कब किया गया था? 4 अक्टूबर 1968 को। कब किया गया था? 4 अक्टूबर 1968 को। 51st फाउंडेशन डे कहां मनाया गया था? विज्ञान भवन, न्यू दिल्ली। उसके मेन गेस्ट कौन थे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी। देन वी आर टॉकिंग अबाउट पीसीएस डे कब मनाया जाता है? 15 जून।
पहली बार कब मनाया था, किस उपलक्ष्य में? 15 जून 1988 में, जब एनुअल रिटर्न के रिस्पेक्ट में रिकॉग्नाइज किया गया था पीसीएस को अंडर द प्रीवियस कंपनीज एक्ट 1956। अभी तो कंपनी एक्ट 2013 चल रहा है, 1956 के अंडर में पीसीएस को रिकॉग्नाइज किया गया था। तो फटाफट इसकी नोटिंग करें, मैं वापस से गायब होने वाला हूं ताकि आप आराम से नोट कर पाएं और फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। फटाफट नोट करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग दो स्लाइड जो कवर करेंगे सीएस इंस्टीट्यूट के बारे में, ये बस इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बेसिक चीजें हैं मैं आपको बता दूंगा, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेशनल कन्वेंशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज। द नेशनल कन्वेंशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ये एक एनुअल इवेंट है, राइट? हर साल ही होता है, बस आप इतना जान लीजिए, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। और एक बार रेड वाला मार्क वाला पोर्शन एक बार पढ़ लेते हैं। टू डेलिब्रेट ऑन द नेशनल इंटरनेशनल डेवलपमेंट इन कॉर्पोरेट इंडस्ट्री अरीना, टॉपिक्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, सोशल एंड कल्चरल इश्यूज, exemplified role of professionals in carrying forward the legacy of systems, process aligning with the growth mantra। यानी सिंपल बात है, जो नेशनल कन्वेंशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज होता है हर साल, उसमें सेमिनार होता है, लोग आके डिस्कस करते हैं, अपने नॉलेज को शेयर करते हैं ऑन वेरियस टॉपिक्स जो नेशनली एंड इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट है। बस इतना ही जानिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, और बाकी इसमें जानने का कुछ नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक, ये जो डायग्राम आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये एक्चुअली मैंने डिराइव किया है फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का फ्लो चार्ट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना रिलेवेंट नहीं है, बिकॉज ये आपके मैट में भी नहीं दिया हुआ है, बट इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है बेसिक चीजें, जो अभी देखिए आपको ब्रैकेट्स में दिख रहा होगा। आप ये देख पा रहे होंगे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द आईसीएसआई, काउंसिल आता है सबसे पहले, उसके बाद प्रेसिडेंट आता है, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, फिर सेक्रेटरी। आप बस इस ऑर्डर को याद रखिए। यानी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ऑफ आईसीएसआई में टॉप पे आता है काउंसिल, टॉप पे आता है काउंसिल, उसके बाद प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी। इज दैट क्लियर? और नीचे आ जाइए एकदम लास्ट वाले पार्ट में, जहां पर नॉर्दर्न इंडिया रीजनल काउंसिल, ईस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल, वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल, सदर्न इंडिया रीजनल काउंसिल वाला पार्ट है। जो 4 रीजन्स की बात हुई थी ना, याद आ रहा है? न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, 4 रीजनल ऑफिसेज, ये उसी के बारे में है। और नीचे में लेआउट दिया हुआ है। तो क्या सर सिटीज के नाम याद करना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं, बस एक बार रीड कर लीजिए, नंबर्स याद रखें तो अच्छा रहेगा। दैट इज 32 चैप्टर्स, 8 चैप्टर्स, 17 चैप्टर्स एंड 15 चैप्टर्स। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो आप लिख लीजिए कहीं पे जो मैं बोल रहा हूं। पहले तो आप लेआउट बना लो, काउंसिल, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, काउंसिल, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ताकि ये ऑर्डर सेट हो गया। उसके बाद आप नीचे लिखेंगे नॉर्दर्न इंडिया रीजनल काउंसिल, शॉर्ट में इसको बोलते हैं एनआईआरसी। नॉर्दर्न इंडिया रीजनल काउंसिल, शॉर्ट में इसको बोलते हैं एनआईआरसी। डैश देके लिखिए 32 चैप्टर्स, डैश देके लिखिए 32 चैप्टर्स। उसके बाद लिखिए ईस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल, दैट इज ईआईआरसी, यानी जहां को मैं बिलोंग करता हूं, ईआईआरसी, 8 चैप्टर्स। फिर होगा डब्ल्यूआईआरसी, दैट इज वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल, 17 चैप्टर्स। साउदर्न इंडिया रीजनल काउंसिल, दैट इज एसआईआरसी, 15 चैप्टर्स। आप क्रॉस वेरीफाई करने के लिए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में जाइएगा, वहां पे आपको यह डायग्राम अवश्य मिल जाएगा, राइट? तो इसमें से जो रिलेवेंट था मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा हेडेक लेने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इज दैट क्लियर? तो चलिए चलते हैं
अपने नए टॉपिक की तरफ। यहां तक आईसीएसआई के बारे में था। अगर कोई और इंफॉर्मेशन लगेगा मुझे आपके साथ शेयर करना है तो आने वाले क्लासेस में आपके साथ जरूर किया जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब हम लोग बात करेंगे करंट अपडेट्स के बारे में। क्या कोई स्मार्ट बच्चा है जो बता सकता है इस डायग्राम को देखकर स्क्रीन पे कि मैं किस देश के बारे में बात कर रहा हूं? एकदम करेक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट भूटान। भूटान बगल में ही है इंडिया के, ज्यादा दूर तो है नहीं। और आप देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ लोग वहां घूमने भी जाते हैं बिकॉज वहां पे कोई एज सच वीजा टाइप या फीस नहीं लगता है कि एंटर करने के लिए आपको या फिर आपको टूरिस्ट फीस देना पड़ेगा। बट रिसेंटली भूटान ने टूरिस्ट पे फीस लगा दिया है। आई रिपीट, आगे भूटान टूरिस्ट पे किसी तरह का फीस लगाता नहीं था कि वो आ रहे हैं तो टूरिस्ट को कोई फीस देना पड़ेगा सेपरेटली, पर अब भूटान ने टूरिस्ट पे फीस लगा दिया है और ये एप्लीकेबिलिटी हुई है सिर्फ 3 कंट्रीज पे जो आप स्क्रीन पे अभी देखेंगे। देखिए पॉइंट नंबर 1, टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया, मालदीव्स एंड बांग्लादेश। यानी भूटान ने अपने करंट नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया है कि भैया अगर आप अब इंडिया, मालदीव्स या बांग्लादेश 3 कंट्री के नाम दिमाग में पूरा बैठा लीजिए कि भूटान ने इन 3 कंट्रीज के आने वाले टूरिस्ट पे 3 कंट्रीज का नाम इंडिया, मालदीव्स, बांग्लादेश। आई रिपीट, इंडिया, मालदीव्स, बांग्लादेश। भूटान ने इन 3 कंट्रीज से आने वाले टूरिस्ट पे कहा है भैया आप लोग हमारे देश आ रहे हो, देश में आओ, पर आपके आने से ना हमारा जो इकोलॉजी है वो डिस्टर्ब होता है। यानी वातावरण, एनवायरमेंट जो है आपके आने से डिस्टर्ब हो रहा है और डिस्टर्ब करने के लिए आप पे हम लोग चार्ज लगाएंगे। समझ रहे बात को? सो अब जो टूरिस्ट इंडिया, मालदीव, बांग्लादेश, साथ में रिपीट करिएगा, इंडिया, मालदीव, बांग्लादेश से भूटान घूमने जा रहे हैं उनको अब एक फीस देना पड़ेगा। ये फीस भूटान गवर्नमेंट ने लगाया है और ये किस लिए लगाया है? बिकॉज ये टूरिस्ट जो अपने रिस्पेक्टिव कंट्री से जा रहे हैं, कंट्रीज के नाम इंडिया, मालदीव्स, बांग्लादेश, इनके जाने से द इकोलॉजी ऑफ भूटान इज गेटिंग डिस्टर्ब्ड। द इकोलॉजी ऑफ भूटान इज गेटिंग डिस्टर्ब, राइट? और ये कब से एप्लीकेबल है? जुलाई 2020 से। ये कब से एप्लीकेबल है? जुलाई 2020 से। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है टेक अवे? अभी तक के इंपॉर्टेंट टेक अवेज हैं इस न्यूज से कि सर फोटो देख के समझ में आ गया कौन सा कंट्री है? भूटान। कौन सा कंट्री है? भूटान। भूटान ने क्या किया? सर भूटान तो घूमने फिरने वाली जगह है सर, टूरिस्ट जाते हैं, तो सर टूरिस्ट आप अब जाएंगे ना तो उनको एक फीस देना पड़ेगा। भूटान ने बोला है भैया जुलाई 2020, साथ में प्लीज रिपीट करिएगा, जुलाई 2020 से जब आप आइएगा भूटान तो भैया आपको फीस देना पड़ेगा। किस डेट से? जुलाई 2020। तो जुलाई 2020 ऑनवर्ड से जो लोग गए हैं, जा रहे हैं, उनको फीस देना पड़ेगा। किन कंट्री से? इंडिया, मालदीव्स, बांग्लादेश। साथ में रिपीट करिएगा, किन कंट्री से? इंडिया, मालदीव्स, बांग्लादेश। कितना देना पड़ेगा? 1200 भूटनीज। देखिए नीचे, 1200 भूटनीज गल्ट्रम एंड दैट टू पर डे। ध्यान रखिएगा एकदम, 1200 भूटनीज गल्ट्रम दैट टू पर डे। क्लियर यहां तक? तो हम लोग क्या समझे? सर वी आर टॉकिंग अबाउट भूटान, टूरिस्ट फीस के बारे में बात हो रहा है। 3 कंट्री के टूरिस्ट हैं, इंडिया, मालदीव्स, बांग्लादेश। 3 कंट्रीज के टूरिस्ट हैं, इंडिया, मालदीव्स, बांग्लादेश। एकदम क्लियर है सर। कितना फीस है? सर 1200 भूटनीज गल्ट्रम। सर 1200 भूटनीज गल्ट्रम पर डे देना पड़ेगा। किस डेट से? जुलाई 2020 से। क्यों देना पड़ रहा है? बिकॉज इन टूरिस्ट के जाने से भूटान का इकोलॉजी डिस्टर्ब हुआ है। क्या यहां तक हम लोग क्लियर हैं? एकदम एकदम सिंपल है। लास्ट टाइम रिपीट करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट भूटान। भूटान ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किया? जो टूरिस्ट आ रहे हैं इंडिया, मालदीव, बांग्लादेश से, जो टूरिस्ट आ रहे हैं इंडिया, मालदीव, बांग्लादेश से, उनपे लगा दिया है ये फीस। कितना? 1200 भूटनीज गल्ट्रम। 1200 भूटनीज गल्ट्रम पर डे। किस डेट से? जुलाई 2020 से। क्यों? बिकॉज इकोलॉजी ऑफ भूटान इनके जाने से डिस्टर्ब होता है। तो 30 सेकेंड्स का लेंगे टाइम।
अगेन बताऊंगा, ये पोर्शन भी आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में दिया हुआ है, सो कहीं नोटिंग का दरकार नहीं है। जब दरकार पड़ेगा आई विल डेफिनेटली शेयर दैट विथ यू। सो अभी के लिए पूरा कंसंट्रेशन करिए स्क्रीन पे और मैं हो जाता हूं गायब, तब तक आप इसको करिए रिवाइज। फटाफट ध्यान दे पूरा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या आप बता सकते हैं कौन सा जानवर है? डेफिनेटली यस, आपको पता ही होगा, यह है अफ्रीकन चीता। अब आप बोलेंगे सर ये अफ्रीकन चीता की फोटो आप क्यों दिखा रहे हैं? अब इस पे भी न्यूज आया है क्या? डेफिनेटली यस। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जनवरी 2020 में एक पिटिशन को अलाउ किया है, जिसके हिसाब से अफ्रीकन चीता को नामीबिया से इंडिया में रिलोकेट किया जाएगा अपने सराउंडिंग्स में। आइए देखते हैं इसके बारे में। अगेन जैसा कि जो बात मैं आपको बता रहा था कि जब भी आप कोई न्यूज पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए। सो अगेन आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है कि सर मेरे को पूरा न्यूज आर्टिकल याद करना है, बिल्कुल भी नहीं। जो पॉइंटर्स आपको दिख रहे हैं हाईलाइटेड पोर्शन में, वही आपको यहां दिमाग में रिस्टोर करना है। तो क्या क्या है वो? पहले वर्ड देखिए, एक है अफ्रीकन चीता, दूसरा है जनवरी 28, 2020। पिटिशन किसने फाइल किया? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA फ्रॉम नामीबिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप या तो उनको कुनू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में करिए या किसी और अदर पार्ट में जहां भी सूटेबल हो। तो अल्टीमेटली पूरा न्यूज पढ़ने का रिक्वायरमेंट है ही नहीं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब आप घर में भी बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं CSEET का, प्लीज मेक श्योर कि आप पूरा एक बार तो रीड करें और फर्स्ट टाइम रीड करते वक्त ही इंपॉर्टेंट लाइन एंड फ्रेजेस को मार्क कर लें, ताकि सेकेंड टाइम जो आप पढ़ने बैठे पूरा नहीं पढ़ना पड़े, बस वो मार्क्ड पोर्शन को करें। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मैंने जब पढ़ा उससे ही मेरे को क्लियर हो गया कि बैकग्राउंड ऑफ द न्यूज क्या है। रिपीट करते हैं, अफ्रीकन चीता जनवरी 2020, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी फ्रॉम नामीबिया कैन बी इंट्रोड्यूस टू कुनू नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। तो यहां हमने क्या देखा कि सर अफ्रीकन चीता का मैटर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में NTCA ने एक पिटिशन फाइल किया था कि भैया नामीबिया से उसको इंडिया ले आओ। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है, अफ्रीकन चीता को नामीबिया से इंडिया ले आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है आप ले आइए। किसने फाइल किया था? NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। किसने किया था? NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑप्शंस भी दे दिए थे कि भैया कुनू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, वहां पे कर सकते हैं आप, कुनू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, या फिर जहां पर भी इस जानवर का एनवायरमेंट सूट करे आप वहां पर इसको रिलोकेट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा चीता? अफ्रीकन चीता। कहां से आ रहा है? नामीबिया। किसने पिटिशन फाइल किया? NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। कब पास हुआ? जनवरी 2020। भूटान का जो फीस वाला पोर्शन है कब से एप्लीकेबल है? जुलाई 2020। कितना है? 1200 भूटनीज गल्ट्रम। किन किन देश के टूरिस्ट पे एप्लीकेबल है? इंडिया, मालदीव्स, बांग्लादेश। इज दैट क्लियर? क्यों लगाया गया है ये फीस? बिकॉज इकोलॉजी ऑफ भूटान इज गेटिंग डिस्टर्ब। बैक टू दिस न्यूज। अफ्रीकन चीता पिटिशन कहां फाइल हुआ? सुप्रीम कोर्ट में। किसने फाइल किया? NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। साथ में बोलिएगा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। कहां से आ रहा है? नामीबिया। कहां रिलोकेट करने की बात चल रही है इंडिया में? पहला ऑप्शन तो है कुनू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, कुनू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, या फिर जहां पर भी इसको सूटेबल लगे। इज दैट क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाऊंगा जो बात करेगा रिगार्डिंग वर्ल्ड ओजोन डे के बारे में। इस वीडियो को देखने के पहले आप जान लीजिए कि वी आर गोइंग टॉक अबाउट ओजोन डे के बारे में। आप जानते हैं ओजोन लेयर जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में होता है,
जिससे अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन, बैक टू बेसिक क्लास 8-9 याद आ रहा है, जहां पर हम लोग क्या करते थे, सर ओजोन डिप्लीशन हो रहा है सर, जो डीओ हम लोग लगाते हैं, जो एयर कंडीशन का गर्म हवा निकलता है, राइट, सीएफसी जो आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन याद आ रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, पर कितने बच्चों को याद होगा कि सर ओजोन लेयर होता है जो अर्थ में हमको बचाता है अल्ट्रा वायलेट रेज से ऑफ द सन। ओजोन लेयर का काम क्या है, वो हमको बचाता है अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन। फिर क्या बात हुआ कि सर जो हम लोग सीएफसी जो कंपाउंड है उससे वो डिप्लीट कर रहा है, पॉल्यूशन से ओजोन लेयर डिप्लीट कर रहा है, तो हम लोग ओजोन डे मनाते हैं हर साल। और जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं ये ओजोन डे के बारे में ही है। आइए पहले वीडियो देखते हैं, फिर आगे डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड ओजोन डे, जो हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड ओजोन डे जो हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है, और यह सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के सिग्नेचर के बाद। जो मैं बात आपको भी बता रहा हूं, जो टर्म्स आपको बता रहा हूं, वही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो मैं कह रहा हूं उसे गौर से सुनिए एंड ट्राई टू रिटेन इट, राइट। सो वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? हर साल 16 सितंबर को, हर साल 16 सितंबर को, राइट। तो यहां पे आप देखिए जो वर्ल्ड ओजोन डे है, आई एम सॉरी, जो वर्ल्ड ओजोन डे है वो मनाया जाता है हर साल 16 सितंबर को। और पॉइंट नंबर 3 देखिए, टू कमेमोरेट द साइनिंग ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड इन 1987। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड में दो चीजें आपको जाननी है। नंबर 1 16 सितंबर, नंबर 2 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सॉरी थर्ड पॉइंट भी है 1987। ये तीन चीजें अगर आपको पता है, एक्स्ट्रा इस स्लाइड से करने का कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, यानी बाकी सेंटेंसेस में दिमाग नहीं लगाना है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड ओजोन डे, दैट इज 16 सितंबर, एंड पॉइंट नंबर 2 इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ईयर 1987। फटाफट इन तीन चीजों को ध्यान दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, राइट। सो इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर बोलिए या ओजोन डे बोलिए, इट इज 16 सितंबर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में आप जान चुके हैं, और ये साइन कब हुआ था? 1987 में। क्या यहां तक हम लोग क्लियर हैं? नेक्स्ट, यहां पे आप देखो द थीम ऑफ द वर्ल्ड ओजोन डे, यानी 2019 के थीम के बारे में हम बात करेंगे और 2018 के थीम के बारे में बात करेंगे। दैट्स इट। पहले एक बार पूरा स्लाइड को पढ़ते हैं, फिर इंपॉर्टेंट फ्रेजेस की तरफ जाएंगे जो हमको यहां से याद करना है। एक बार पढ़ना तो बनता है। द थीम ऑफ द वर्ल्ड ओजोन डे 2019 वॉज 32 years एंड हीलिंग। तो यानी जो वर्ल्ड ओजोन डे है 2019 का, उसका थीम क्या था? 32 years एंड हीलिंग। द वर्ल्ड ओजोन डे 2019 थीम वॉज सेलिब्रेटेड ओवर 3 decades of international cooperation to protect and heal the ozone layer and climate under the Montreal Protocol। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में ऑलरेडी हम लोग आगे वाले स्लाइड में जान चुके हैं। इट वॉज एम टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ओजोन डिप्लीशन। क्वाइट ऑब्वियस, एनवायरमेंटल स्टडीज के सब्जेक्ट में हमने पढ़ा था, राइट, कि ओजोन डिप्लीशन होता है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन,
and various other factors. In short, global warming. आ जाइए नीचे पॉइंट नंबर 3 में. It served as a reminder that humans must keep up their momentum to ensure healthy people and a healthy planet. Next point, the World Ozone Day 2018 theme was Keep Cool and Carry On. The Montreal Protocol, which aimed to urge everyone to carry on the exemplary work of protecting the ozone layer and the climate under the Montreal Protocol. तो ये स्लाइड तो हमने पूरा पढ़ लिया है, पर ये पूरा स्लाइड काम का है ही नहीं. बस दो चीजें काम की हैं. देखिए पॉइंट नंबर 1, वर्ल्ड ओजोन डे 2019 वाज 32 इयर्स एंड हीलिंग. यानी 2019 का थीम क्या था? 32 इयर्स एंड हीलिंग. एंड 2018 का थीम क्या था? कीप कूल एंड कैरी ऑन. तो ये दो थीम आपको याद रखने हैं. दैट्स इट. ये पर्टिकुलर पोर्शन आपके इंस्टीट्यूट के मैट से ही लिया गया है, तो वहां भी आप चाहें तो मार्किंग यही करेंगे. 19 का थीम क्या है? 32 इयर्स एंड हीलिंग. 18 का थीम क्या है? कीप कूल एंड कैरी ऑन. क्लियर यहां तक? वापस से रिपीट करेंगे. 19 का थीम क्या है? 32 इयर्स एंड हीलिंग. 18 का थीम क्या है? कीप कूल एंड कैरी ऑन. 19 का थीम क्या है लास्ट टाइम? 32 इयर्स एंड हीलिंग. एंड 18 का थीम क्या है? कीप कूल एंड कैरी ऑन. सो आज की इस क्लास में हमने जो जो कवर किया है उसमें मेजर पोर्शन इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से ही था. कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान की बातें मैंने आपको इसमें इनकॉर्पोरेट करी, और जो एक्स्ट्रा था मैंने आपको लिखवा भी दिया है. तो आपको यहां तक मैं आपको बता दूं कि आने वाले वीडियो सीरीज के लेक्चर्स में हम लोग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल लाइन बाय लाइन, टॉपिक बाय टॉपिक कवर करेंगे, और हर एक लेक्चर के बाद आपका काम रहेगा कि उस पर्टिकुलर पोर्शन को आप इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से एक बार रिवाइज करें. बिकॉज वीडियो के साथ ही हम लोग प्रॉपर तरीके से उसको याद कर ले रहे हैं. एंड जो व्हाइट पेपर अपने मेंटेन कर रहे हैं, जहां पर हम लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस एंड वर्ड्स लिख रहे हैं, उसके बेसिस पे हमारा एमसीक्यू वाला पोर्शन तो हैंडल हो जाएगा. एंड जब हम लोग सिग्निफिकेंट पोर्शन कवर कर लेंगे, तब मैं आपको कहूंगा एमसीक्यू का जो मैट मैंने आपको प्रोवाइड किया है इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के बेसिस पे बनाकर, उससे प्रैक्टिस करना आप शुरू करेंगे. हालांकि अगर आपको याद करना है कुछ पोर्शंस को, डेफिनेटली आप याद कर सकते हैं. जैसे कि मिनिस्टर्स के नाम हुए या जगह जगह के नाम हैं चैप्टर 1 के तरफ, वो आप वहां से याद करना शुरू कर सकते हैं. पर मीनवाइल अभी करने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है. क्लास के साथ ही चलें एंड ये साथ में पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा. सो टिल देन, टेक केयर, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट.